तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब वालिद साहब को हाई कोर्ट से भी सजा हो गई, वे उस्ताद ने वो खबर पढ़ के सुनाई, तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। अब मेरे लिए फिर वही दोहराया आ गया कि मैं क्या करूं। एक तो यही मशवरा था कि भाई जनाब मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, सिपाही भर्ती होकर चला जाऊं फौज में, और अपने खानदान के लिए नानो निफ्के का बंदोबस्त करूं। और दूसरा मसला ये था कि मैं तालीम को छोड़ दूं और कोई और में मजदूरी करी और वालिद साहब का केस भी लड़ूं और घर का निज़ाम भी चलाऊं। और तीसरा रास्ता मेरे लिए ये था कि मैं ये सारे काम भी करूं और साथ तालीम भी जारी रख सकूं। तो फिर मुझे जो है ना वो हौसला अल्लाह ताला ने जो दिया ना मुझे, तो उसमें एक तो मेरी माँ की ज़रूरत ने दिया, एक मेरी नानी मोहतरमा की शफ़क़त ने दिया, और तीसरा मेरा साज़ा कराम का बड़ा रोल था। ख़ास तौर पर राजा मुज़फ़्फ़र ख़ान, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि बाद में हमारे हेडमास्टर बने, उन्होंने कि यार तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, मेहनत करो, अपना और तालीम भी हासिल करो और साथ अपने मसाइल का भी इलाज करो। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने फिर पढ़ाई के साथ-साथ वालिद साहब के केस की पैरवी शुरू की। उसमें मेरी तालीम का बड़ा हर्ज हुआ और माली अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए। जो मैंने असासा अपनी कारोबार से इकट्ठा किया था वो भी चला गया। जो ज़मीनें वगैरह पहले बची हुई थी वो भी दोबारा जो थी हमें वो बदले डालनी पड़ी। लेकिन इस दौरान मेरा भाई इस पोजीशन में हो गया कि वो थोड़ा-सा ताकतवर हो गया, माल मवेशी संभालने के साथ-साथ काश्तकारी के काम में भी लग गया। तो मैंने क्या किया कि अब मैंने तो जो सारे ज़्यादा जो है ना वो कारोबार पे भी देनी शुरू कर दी कि पढ़ाई के साथ-साथ मैंने कारोबार में भी तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो इस दौरान मैंने क्या किया कि मैं किताबें ले आता था। गुजरात दरसी इदारा ने बड़े टेस्ट पेपर छापे थे, लेकिन वो उसमें से कमीशन बहुत थोड़ा देते थे क्योंकि मार्केट बड़ी थी। मैं लाहौर से किताबें लेता था और ख़ास तौर पर एक अहसन साहब थे जलालपुर जट्टा के, तो उन्होंने क्या किया कि एक तदरीसी टेस्ट पेपर छापे और उसके अलावा और उन्होंने किताबें छापी। मैं उनसे किताबें ले आया और वो मैं किताबों का जहाँ स्टॉक अपने स्कूल के हॉस्टल में दुकान में किया, वहाँ मैंने फेरी लगानी शुरू कर दी। वो मैं किताबें उठाता था और स्कूल के मैं कभी छुट्टी कर ली, कभी स्कूल के बाहर मैं मुख्तलिफ स्कूलों में जाता था, असातिज़ा कराम के साथ राब्ते करता था कि यार मेरी ये किताबें आप लगवाएँ, और ज़ाहिर है मुझे उसमें काफ़ी फ़ायदा होता था क्योंकि किसी में 50% कमीशन था, किसी में 40% था, किसी में 60% था। तो मैंने इस तरह जो स्कूलों में जा के ना, तो इसमें 1-2 वाक़यात जो है ना वो मेरे ऐसे हैं जो मेरे मुझे आज भी बड़े उसकी उनकी तल्ख़ यादें मुझे जो है ना बड़ी अच्छी तरह याद है। एक ये हुआ कि मैंने वो एक बहुत बड़ी ना मतलब गठड़ी बाँधी किताबों की, और मैं जनाब पैदल जो है ना वो ये आज भी रवाल से चौसा हैदर शाह की तरफ ब्रास्ताड़ा एक रोड जाती है। उस वक़्त ये कच्चा रोड था, इस पर कोई ट्रक वरक आते थे, अब तो ये ट्रांसपोर्टेबल हो गई है। तो मैंने इस पे जनाब वो सर पर गठड़ी बाँधी और मैं चला गया। तो हमारे गाँव के थे मलिक मुलाज़िम हुसैन, जो बाद में एजुकेशन अफ़सर होकर मंडी बौद्दीन में फ़ौत हुए हैं और वहीं दफ़न हुए। तो वो मलिक मुलाज़िम साहब हेडमास्टर थे लाड़ सुल्तानपुर के। तो मैं उनके पास पहुँचा, उनके साथ मेरे भाई वो कज़न के क्लास फेलो थे, तो बड़ी मोहब्बत करते थे। तो मैं वहाँ ठहरा और वो उनको मैंने हेडक्वार्टर बनाया लाड़ सुल्तानपुर स्कूल को, और वहाँ से वो मैं किताबें उठा के ना तो चौसा हैदर शाह और वो अपना आगे जो है डलवाल है, उसके अलावा वो जितने भी ततराल है, दुरम्याल है, इन स्कूलों में मैं वो गया और मैंने वो किताबें जो थी ना वो असातिज़ा कराम को फ़रोख्त की। लेकिन मुझे कोई इतना ख़ातिर-ख़्वाह फ़ायदा ना हुआ क्योंकि जितनी मेहनत की, जितना मैंने वो मुशक्क़त बर्दाश्त की, इतना मुझे वो कोई इतनी कामयाबी ना हुई। तो मैंने वो किताबें सर पे उठाई और मैं चल पड़ा। जो सैदर शाह से लाड़ सुल्तानपुर आया, लाड़ सुल्तानपुर से फिर किताबें उठाई। तो मैंने क्या किया जी कि मैं चलता-चलता आड़े पहुँचा, बड़ा सख्त पथरीला रास्ता था। मुझे रास्ते में जनाब कांटे उड़ जाते थे मेरे लिबास के साथ, पत्थरों के साथ मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए, खून बहने लगा, जूते मेरे टूट गए, हत्ता कि मेरे कपड़े जो है ना वो फट गए, और जगह-जगह से मेरे कपड़े जो है ना फटे हुए थे, और मैं पता चलता था कि ये कोई बेचारा फ़कीर है, मफ़कुल हाल, और सर पर मैंने गठरी अपने बदन से ताकत से ज़्यादा सर पर रखी थी। तो मैं अब लोगों से मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि रास्ते में किसी स्कूल में जाता या किसी बंदे को मिलता, मैं भूखा नंगा जनाब वो तो मैंने पहाड़ों में से सफ़र करते-करते ना, तो मैं जनाब क्या किया कि बागां वाला एक जहाँ किला नंदना बड़ा तारीख़ी मकाम है, जिसका ज़िक्र भी आगे चल कर भी आएगा। वो किला नंदना के पास से मैंने पैदल रास्ते से नीचे उतरा और मैंने बरास्ता जो है ना आज की बस्ती अलबरूनी और
उस मादी के डेरे से उनसे ये जो सड़क पुरानी के ज़माने में सिकंदर आज़म की रोड आती थी हमारे गाँव की तरफ, तो मैं उस पे पैदल चलता आया। इस दौरान हुआ ये कि मेरे पीछे से मेरे वालिदा मोहतरमा और मेरी नानी मोहतरमा और मेरे भाई परेशान हो गए, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल तो होते नहीं थे और ख़त वगैरह लिखने का मौका ही नहीं मिला। तो वो मैं बफ़ूल को खबर हो गया, डिक्लेयर हो गया कि भाई पता नहीं किधर गया है। तो वो मेरे घर में लोग बैठे थे सेन में, अफ़सोस कर रहे थे, रो रहे थे। तो अब मैंने वो चूँकि प कपड़े फटे हुए थे ना, तो मैं सीधा गाँव में दाखिल नहीं हुआ कि मैं गाँव में दाखिल हूँ, तो गाँव में जाकर मैं जनाब सीधा घर जाऊँ। तो मैंने बैक साइड से ना जो हमसायों का घर था ना, उनकी सीढ़ियों से मैं छत पे चढ़ा और अपने छत की सीढ़ियों से के साथ जो मेरे चचा का घर था, तो उनकी सीढ़ियों से मैं जब छत पर पहुँचा ना, तो मेरे सर पे वो गठड़ी थी और कपड़े मेरे फटे हुए थे, बुरा हाल था, दाढ़ी मेरी बड़ी थी, उसमें दाढ़ी होती नहीं थी, नौजवान था। तो मेरी जो वो कैफ़ियत देखी ना उन्होंने, तो वो जनाब मेरी मेरी नानी मोहतरमा ने और मेरी वालिदा मोहतरमा ने, वो जो बेचारी बैठी रो रही थी, परेशान थी, तो गाँव की जो ख़ातीन उनके पास बैठी थी ना, उनकी नज़र पड़ गई फ़ौरन मुझ पर। कहती जी वो आ गया जी सामने। तो वो तो खुशी के साथ उनकी आँखों में आँसू थे, लेकिन खुशी के साथ वो तो चीख पड़ी, सदके मैं बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आ गया। तो ये वाक़या जो है ना, मुझे आज तक बिल्कुल ऐसे है मेरी आँखों के सामने। और दूसरा वाक़या ये हुआ कि मैंने फिर गठरी उठाई और मैं चला गया, आज वो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसको मिडल स्कूल होता था, जुताना हमारी बिरादरी का ही है, फपरा कबीले का गाँव है, गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री के पास। बाद में इसमें हमारे एक दोस्त अजीज़ मलिक फजल रहमान इसके हेड मास्टर रहे हैं। बड़ा इस स्कूल ने बड़ी तरक्की की, लेकिन उस वक़्त इस पे मखदूम अब्दुल करीम पिरनवाल के एक मज़हबी फैमिली के उस्ताद थे, मखदूम अब्दुल करीम साहब। उनसे मेरा तारुफ़ ये था कि वो हवेली महल्ला पिरनवाल के रहने वाले थे। तो उनके महल्ले में जो साई और जम्मट बिरादरी के लोग थे ना, वो हमारे रिश्तेदार थे। तो उनकी वजह से मखदूम साहब की मैं जाता था छोटी उम्र में, तो मखदूम साहब की बेगम बड़ी अच्छी खातून थी। तो वो हमें बच्चों की तरह प्यार करती थी। उनके बेटे हम अगरचे हमसे छोटे थे, लेकिन हमारे साथ खेलते थे। एक मखदूम अब्दुल हकीम था, एक मखदूम अब्दुल रशीद था। लेकिन मखदूम अब्दुल करीम साहब को उनकी बेगम ने सिफ़ारिश की, मैंने उनको सिफ़ारिश करवाई कि भई इसकी किताबें अपने स्कूल में लगवाओ। तो मैंने वो गठरी उठाई और मैं जनाब वो किताबें लेकर वहाँ चला गया। तो मैं जब उनके स्कूल में पहुंचा, तो उन्होंने जनाब ये किताब भी दे जो, ये भी दे जो, ये भी दे जो। मैं बड़ा खुश हुआ कि जनाब मेरी तो बड़ी किताबें बिकी हैं। लेकिन मैंने वो लालच में ले बहुत ज़्यादा गया था, वज़न वज़न बहुत ज़्यादा था मेरे पास। अब फिर मैंने वो सर पे उठाई और मैं चल पड़ा कि मैं अब जनाब जो है ना समनवाल स्कूल में मिर्ज़ा रियाज साहब थे हेडमास्टर के, मैं उनको स्कूल में किताबें दूँगा। तो मैंने अब क्या किया कि देखा, तो मैं सड़क बजाय दरमियान में से जो रास्ता जंगलों में से जाता था ना गरीबवाल, उसकी बजाय मैंने रोड वाला रास्ता इख्तियार किया कि वापस रवाल और रवाल से मैं गरीबवाल जाता हूँ। तो मैंने जब इस तरह से चलना शुरू हुआ, तो मौसम था गर्मियों का, बरसात का मौसम था, यकदम बारिश शुरू हो गई। तो यकदम बारिश शुरू हुई ना, तो वहाँ ट्रेन खड़ी थी, माल गाड़ी जिसको बोलते हैं, उसके डब्बे खड़ी पड़े थे जिनमें सीमेंट जाता था कराची। तो मैं उनमें वो एक डब्बे में चला गया और वो किताबें लेकर मेहमान, अभी मैं उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर ही रहा था, तो उन डब्बों ने चलना शुरू कर दिया। तो अब मैंने दौड़ लगा के वो जो था ना, वो किताबें पहले फेंकी नीचे, फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ डब्बे के साथ-साथ पाँव रखा और आहिस्ते-आहिस्ते यूँ ही ज़मीन थोड़ी-सी नरम आई, तो उस पे मैंने छाल लगा दी। तो मैं वो जब उस पे गिरा, कपड़े मेरे कीचड़ से लथपथ हो गए। फिर मैंने वो जो उठाए, अपनी किताबें उठाई सर पर, तो मैंने वो रेलवे लाइन के साथ-साथ चलना शुरू कर दिया। तो मेरा ख़्याल था कि मैं यहाँ से जो रास्ता गरीबवाल को कहीं से मिलेगा ना, मैं गरीबवाल जाऊँगा, वहाँ मेरे अजीज थे भाइयों की तरह। वो बार में मेजर हफीजुर रहमान एक बड़ा नाम है एसएसजी में, ब्रिगेडियर टीम में जो थे ना, वो एसएसजी के बहुत बड़े एक नाम है, उनके वो खुसूसी शागिर्द है। और वो कतर में वहाँ चीफ सिक्योरिटी अफसर रहे हैं वहाँ के हुक्मरानों के। तो वो आजकल इस्लामाबाद पिंडी में सेटल है, मेरे वो कबीले के थे, अजीज थे, भाइयों की तरह। मुझे वो जिन लोगों से के साथ मोहब्बत इंतहा की मिली ना, जिनकी दोस्ती पर, जिनकी रिश्तेदारी पर, जिनकी तलकदारी पर मुझे फ़ख्र है, उनमें वो मेजर हफीज़ुर रहमान भी हैं। और उस वक़्त वो भी तालिब इल्म था हमारी तरह और बड़ा खुशतब आदमी था। शरारत वो करता था, लेकिन जब उस्ताद को तक मामला पहुँचता था, वो बिल्कुल बेसरा सा बन जाता था, मार हमें बाकी लोगों को पड़ती थी। तो बड़ा दिलचस्प शख्सियत थी। तो मैंने कहा कि उसके पास चलते हैं, तो बारिश लग गई है और बड़ा हालात ख़राब हैं, तो मैं पनाह लूँगा, गरीबवाल में जाकर वहाँ आराम करूँगा।
तो रात वहाँ गुजारूंगा, दूसरे दिन मैं समरवाल स्कूल जाऊंगा, पैदल ही थे रास्ते, कोई ट्रांसपोर्ट होती नहीं थी। तो मैं अरबाज साहब के पास जाऊंगा और शायद हफीज को भी साथ ले जाऊँ कि उसके वो उस्ताद भी हैं और हमारी वो बिरादरी के भी थे, मिर्जा रियाज साहब। तो जब मैं ना वो गरीबाल की तरफ जाना शुरू किया ना, तो पहाड़ से बहुत ज्यादा पानी आ गया। जब पहाड़ से पानी आ गया तो जिस पगडंडी पे मैं जा रहा था ना, वो पगडंडी पानी में डूब गई मुकम्मल तौर पर। अब मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि मैं जहाँ चल रहा हूँ पगडंडी है किधर। तो यकदम मेरे सर पे वो गठरी थी और यकदम मैं क्या महसूस करता हूँ कि मैं तो पानी में नीचे जा रहा हूँ। तो जब मैं बहुत नीचे पानी में चला गया ना, तो वो गठरी मैंने छोड़ी नहीं। तो मैंने महसूस किया कि मुझे गोते आ रहे हैं, मैं तो डूब रहा हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो किसी कुएं में गिर पड़ा हूँ। वो असल में बाद में पता चला कि वहाँ एक डाल था। डाल उसको बोलते हैं जो कुआं गैर आबाद हो जाए ना, जिसपे वो में से पानी ना निकाला जाता हो, तो वो पीछे उसका वो रह जाए, तो उसको हम डाल बोलते हैं। तो वो डाल में जब पहाड़ का पानी आकर तो वो भरा गया, तो रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं उसके नीचे में चला गया। इससे पहले कि मैं उसमें डूब के मर जाता, वो वजन भी मेरे सर पे था, तो यकदम पानी का एक तेज रेल आया, तो उसने उठा के मुझे ना उस कुएं से, कुआं तो इतना चौड़ा मत होता ही नहीं, उसे उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। जब मैं बाहर फेंका, मुझे तो वो कीचड़ भी था, बारिश भी थी, किताबों को मैं मुझे दिया था कि खराब ना हो, तो वो मैं उनको जबरदस्ती उठा उठू के सर पर रखा। बड़ी मुश्किल में जनाब, कपड़े मेरे खराब, मेरी बुरी हालत। तो अब मैं बड़ी एहतियात से ना आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहा था वो पगडंडी पर। तो अल्टीमेटली मैं जो रवाल से और गरीबाल के दरमियान वो कच्चा रास्ता था, उस पर पहुंच गया। और मैं जब पहुंचा, वहां पहुंचा ना, तो मैं उनकी हवेली नई नई बन रही थी, तो उसमें मैं चला गया। पूछा कि मैंने तो हफीज के घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये हवेली उनकी जल्दी सामने आ गई है। तो मैं हवेली में चला गया, तो वहाँ वो मैंने उनके भूसे वाले कमरे में ना वो कपड़े जो थे ना, वो उतारे और उनको लटका दिया कि ये खुश्क हो जाएं, किताबों को फैलाया भूसे पर कि ये खुश्क हो जाएं। और वहाँ मैं जनाब एक पन्ना सब जो अगरचे भीगा हुआ था वो बांध दिया। तो उसके थोड़ी देर बाद उसके वाले साहब सूफी ज़मान साहब आ गए। बड़ी नेक शख्सियत थे, बुजुर्ग थे हमारे, वो चचा समझ लें, खालू समझ लें थे। तो बड़ी उन्होंने मोहब्बत की और सारी मुझे मेरी स्टोरी उनको पता थी कि इस ये क्या कर रहा है, किसके हालात क्या हैं और ये हालात के जबर के साथ कैसे लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने इतना कहा कि बेटे, बारिश में तुझे नहीं करना चाहिए था, मौसम नहीं था। अगर तुम डल में डूब जाते या उस डब्बे में तुम मेरे डब्बा ही लेकर कराची चला जाता तो क्या करते, या ट्रेन के नीचे से गुजरते हुए कहीं ट्रेन ही तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती। तो थोड़े से एहतियात किया करो। बहरहाल उन्होंने मुझे घर से खाना वाना ला के दिया। इसी दौरान हफीज आ गया और हफीज के आने के बाद मैं अपना सारा गम भूल गया, क्योंकि हफीज जो है ना, वो बड़ा जिंदा दिल आदमी है। वो आज भी ना हमारा क्लास फेल है। आप ना आज भी वो जनाब मुझे ना, मैं मौलवी बन गया हूँ, लेकिन वो कभी कभी मुझे पुराने गाने वाने शेयर करता रहता है। अगले दिन भी उसने मुझे भेजा है, दिलों दियां मैलियां ने चन्न जियां सूरतां है जी, इन्हां नाल चंगी ने मिट्टी दियां मूरतां। तो इस तरह के वो बड़ा दिलचस्प आदमी है। वैसे बड़ा साफ सुथरा आदमी है, लेकिन उसका ज़ौक इस तरह का है, शेर व शायरी का उसका बड़ा अच्छा ज़ौक है। अच्छा, पढ़ाई में मैं उससे लायक था, लेकिन अब सच्ची बात ये है कि उसका ज़ौक उर्दू का और इंग्लिश का मुझसे कई गुना आगे चला गया है। वो बहुत मतलब काबिल साबित हुआ है। तो वो उसकी मजलिस में मुझे वो सारा कुछ भूल गया। रात हमने वहाँ गुजारी, खाना-वाना खाया, हौसला हुआ, कपड़े वगैरह सूख गए। तो मुझे ना उसने दबे लफ्ज़ों में मना किया, हफ़ीज़ ने, कि यार आपने जो किताबें दे आए हैं ना अपना उधर जुताना स्कूल में भी, वो भी आपने गलत किया है, और जिधर आप जा रहे हैं उधर भी आप गलत जा रहे हैं। आपने तो रहना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा शायद ये मौसम की वजह से कह रहा है कि कच्चे रास्ते हैं, बारिशें हैं, पहाड़ हैं, तो आपको तो नहीं मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसने मुझे क्यों कहा। तो मैं दूसरे दिन जनाब पहुंचा अपना मिर्जा रियाज साहब के पास। तो स्कूल में छुट्टियां थी, तो मैं उनके घर चला गया। तो वो घर में जनाब बड़ी वो जो पुराने ज़माने के अरिस्टोक्रेट होते हैं ना, जागीरदार और वडेरे, इस तरह उन्होंने बेड वेड लगाया हुआ था, और बड़ा हुक्का, बड़ा वीआईपी किस्म का हुक्का था। वो हुक्का पी रहे थे और वो बड़ी मजलिस लगा के ना बैठे थे। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे बड़ा हाथों हाथ लिया और बड़ी जनाब उन्होंने मेरी इज्जत की और बड़ी बड़ी तारीफ की कि तू कमाल का बच्चा है, तूने इस तरह वजीफे लिए, इतनी मुश्किलात का तू मुकाबला कर रहा है। यार तुझे पर ना, जो हमारी कौम और कबीले को, तू जो फफरा कबीले में पैदा हुआ है, मुगल कौम में पैदा हुआ है, इस इलाके में पैदा हुआ है, तहसील में पैदा हुआ है, तेरे जैसे बच्चे सदियों बाद पैदा होते हैं। तो मेरी वो थकावट उतर गई। अब मैंने जब उन्हें कहा ना जी भाई किताबें जो है ना मेरी ये आप ले लें, तो ये स्कूल में मुझे लगवाएं, और मुझे उन्होंने कहा यार
बात यह है कि इस वक्त तो मैं मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे भेजूं। बच्चों से इकट्ठे करने हैं, जब स्कूल तो जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं बच्चों में ये किताबें ने जो है ना बेच के ना तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम मुझे फिर आके ले लेना। जो बची थी ना जो ताने से और जो उधर से पानी से बच गई थी, वो मैं सारी उनको दे दी। और कपड़े झाड़ के मैं जनाब जो है ना, वो दरमियान से एक रास्ता आता था गरीबाल से पैदल दरिया जालब, तो मैं दरिया जालब हॉस्टल में आ गया। अब जो मेरे साथ हुआ वो भी एक तारीख ही है। हुआ ये है कि जनाब मखदूम साहब ने भी पैसे नहीं दिए और रियाज साहब ने भी पैसे नहीं दिए। जो मेरा सरमाया था वो भी डूब गया। जो मैंने तकलीफ बर्दाश्त की कि मैं डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ, ट्रेनों में धक्के खा रहा हूँ, वो सारी मेहनत भी ज़ाया हो गई। और बिना मखदूम साहब ने पैसे दिए तो ना जनाब उन्होंने रियाज साहब ने दिए। अब रियाज साहब तो थे दूर, वहां तो जाना भी एक मसला था। लेकिन मखदूम साहब क्योंकि पिनरवाल में रहने वाले थे, मैं जब भी दरिया जालब से गाँव जाता था दौलतपुर, तब भी उनके घर जाता था। जब वहां से जाता था अपना ये दरिया जालब, तब भी जाता था। तो वो मुझे ये मुनाफ हो जाता था कि दोपहर की ना तंदूर की रोटी मेरी बड़ी कमजोरी है। तो वो तो उनकी जो बेगम थी ना, हमारी खाला मासी जो हमारी थी, वो कहती थी पुत्र मैं तो यही कर सकती हूँ कि तुझे दोपहर का खाना खिला दूं। अच्छा, तो मखदूम साहब को पता नहीं कैसे खबर हो जाती थी कि जिस दिन मैंने जाना होता था ना वहां उनके घर जाता था, उस दिन वो लेट होते थे। पता नहीं कैसे उनको असेसमेंट थी, मुझे वो कभी घर पे नहीं मिले। एक दिन वो मिल गए तो उनकी जो बेगम थी उसने उनके साथ बड़ी लड़ाई की। उन्होंने कहा बच्चे के साथ क्या ज्यादती की है। तो उसने कहा मैंने कौन से केले खाए हैं, मैंने वो बच्चों को बेचे दिए किताबें, उन्होंने मुझे पैसे दिए, ये मिला नहीं, पैसे मैंने तुझे दे दिए, तूने खर्च कर दिया, अब तू दे इसको, कहाँ मेरे पास तो कोई नहीं है। तो उसने कहा पुत्र मेरे पास कहाँ से आए। तो वो जनाब वो बब जब मखदूम साहब फौत हुए फिर हमें बख्शे नहीं पड़े कि अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता दे, और हमारा वो सरमाया भी डूब गया। अब मिर्जा रियाज साहब जनाब बड़े अरसे के बाद एक दिन मिले, तो मैंने उन्हें कहा कि यार वो मेरी किताबें आपने, उन्होंने कहा यार तू तो आया ही नहीं है, वो तो लड़कों ने ली ही नहीं है। मैंने कहा जी वो मुझे वो वापस कर दें। कहते वो जो फिर मेरे पास पढ़ने आता था वो पढ़ी होती थी तो वो वैसे ही उठा के ले जाता रहा, वो तो बस मुझे तो किसी ने कोई शायद दी नहीं है, वो भी मेरी ज़ाया हो गई। अब सरमाया इधर डूबा, उधर मुश्किल वक्त आ गया कि वालिद साहब पर केस बन गया। अब मैंने करना क्या था भाई, मैं इतनी मुश्किल वक्त में फिर हुआ ये कि भाई मैंने जो है ना अपना मेहनत मजदूरी जो भी मेरे से हो सकती थी वो करने के साथ साथ केस लड़ना शुरू कर दिया। वालिद साहब का सुप्रीम कोर्ट में हमने केस कर दिया। मुझे याद पता है कि अटॉर्नी जनरल, आज तो बंदा खंदा अटॉर्नी कर, उस अटॉर्नी जनरल होना बड़ी बात थी। तो चौधरी नज़ीर अहमद थे अटॉर्नी जनरल, तो उनको हमने वकील किया। मैं लाहौर उस जमाने में मैंने उनके घर गया था बकायदा। आज मुझे याद है कि उनकी ड्राइंग रूम में अल्लामा इकबाल का की तस्वीर लगी थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी अलियत और काबिलियत दी है, तो आप फीस हमारी कम करें। तो उन्होंने कहा यार मैं फीस कैसे कम करूं, मैंने तो दिमाग की फीस लेनी होती है, कोई काम वाम नहीं है। तो आप लोग जो है ना, हमारे पास आता कौन है, सारे मजलूम ही आते हैं, या कत्ल करके आते हैं, या मकतूल आते हैं, या कातिल आते हैं। तो मैंने वह महसूस किया कि जितने लोग बड़े होते हैं ना, खा वो किसी प्रोफेशन क्यों, तो उनके सीने में दिल नहीं पत्थर होता है। मैंने किसी बड़े आदमी को, इल्ला माशाल्लाह, मैंने इंसानों पर मेहरबान होते हुए, उनके दुखों का तर्जुमान होते हुए, उनकी हौसला बढ़ाते हुए, उनका साथ देते हुए, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। वो मैं आगे ज़िंदगी की बात करते-करते बताऊँगा कई ऐसे हैं वाक़यात, लेकिन जो मजमूई तजुर्बा मेरा ये है कि आप लोगों का साथ वही देंगे मुश्किल वक़्त में। कि वो पंजाबी में कोई एक हम बचपन में सुना करते थे, एक बैंड का रेडियो होता था, तो उस ज़माने में आमतौर पर भट्ठे के मज़दूरों ने वो रेडियो लगाया होता था, तो हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में उस पे गाने लगे होते थे। तो वो अपना जो है ना, तो एक इस तरह का था कोई कि दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बेगाने जिन्हों चोट लगे सो जाने। तो जिन लोगों को चोट लगी होती है ना, तकलीफ होती है ज़िंदगी में, इनको जिन्होंने मुश्किल वक़्त देखा होता है, आपके दुःख को वही, दर्द को वही समझ सकते हैं। जो लोग सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा होते हैं ना, वो कभी दुखी बंदे का, कमज़ोर बंदे का, मज़दूर बंदे का, किसान बंदे का हमदर्द नहीं हो सकता। ये हमारी गलतफ़हमी होती है। तो इस इन्हीं हालात में हुआ ये कि वो अब मैं उधर मसरूफ़ हो गया। 9वीं जमात का इम्तिहान हुआ, तो मैं जो इतना लायक था, तो 9वीं जमात में मैं क्लास में दूसरे नंबर पाया।